मुख्यमंत्री भुजनलाल शर्मा का आज का प्रस्तावित पाली दौरा, सिक्किम राज्यपाल ओम माथुर की पोती की शादी में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री भुजनलाल शर्मा सीएम आज दोपहर 2 बजे जयपुर एयरपोर्ट से रवाना होंगे और दोपहर 2:40 पर उदयपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे मुख्यमंत्री भुजनलाल शर्मा और शाम को 4:10 पर हेलीपैड सादरी जिला पाली पहुंचेंगे। शाम को 4:20 से 5:05 तक कार्यक्रम में शामिल होंगे और उसके बाद सीएम शाम को 6:40 पर जयपुर एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे। तो मुख्यमंत्री भुजनलाल शर्मा का आज प्रस्तावित पाली दौरा है। सिक्किम के राज्यपाल ओम माथुर की पोती की शादी में मुख्यमंत्री भुजनलाल शर्मा शामिल होंगे। आज दोपहर 2 बजे जयपुर एयरपोर्ट से रवाना होंगे, उसके बाद उदयपुर पहुंचेंगे और उदयपुर से सादरी पहुंचेंगे। उसके बाद कार्यक्रम में शामिल होंगे मुख्यमंत्री भुजनलाल शर्मा और शाम को ही उनका जयपुर लौटने का कार्यक्रम है। शाम को 6:40 पर जयपुर एयरपोर्ट पर मुख्यमंत्री भुजनलाल शर्मा पहुंचेंगे। तो पाली दौरे पर रहेंगे आज मुख्यमंत्री, जहां वे सिक्किम के राज्यपाल ओम माथुर की पोती की शादी में शामिल होंगे। आज दोपहर 2 बजे जयपुर एयरपोर्ट से सीएम भुजनलाल शर्मा रवाना होंगे। दोपहर 2:40 पर उदयपुर एयरपोर्ट पर वह पहुंचेंगे। उसके बाद उदयपुर से रवाना होंगे। उसके बाद तो जिला पाली सादरी हेलीपैड पर पहुंचेंगे और ज्यादा जानकारी के लिए पॉलिटिकल एडिटर लाल सिंह फौजदार मेरे साथ जुड़ गए हैं। लाल सिंह, आज मुख्यमंत्री भुजनलाल शर्मा का पाली दौरा है, जहां वे सिक्किम के राज्यपाल की पोती की शादी में शामिल होंगे। क्या कुछ अधिक जानकारी है लाल सिंह? देखिए राशि, आज मुख्यमंत्री भुजनलाल शर्मा दौरे पर रहेंगे। उदयपुर संभाग में उदयपुर और पाली दौरे पर रहेंगे। करीब 2 बजे उनका जयपुर से प्रस्थान करने का कार्यक्रम है। 2:40 पर उदयपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे। 2:40 से 3:40 तक का समय रिजर्व रखा गया है, यानी कि यह वो समय जो कुछ पार्टी के पदाधिकारी नेताओं से मुलाकात करेंगे, कुछ मीटिंग्स करेंगे। अधिकारियों की मीटिंग इस दौरान वो ले सकते हैं। पार्टी के पदाधिकारियों से तो वार्ता अक्सर होती है, इसी तमाम जो स्थानीय जनप्रतिनिधि होते हैं वो भी उनसे मुलाकात करते हैं। और उसके बाद करीब 3:45 बजे उदयपुर एयरपोर्ट से प्रस्थान करेंगे। 4:10 पर हेलीपैड लालबाग रणकपुर सादरी पहुंचेंगे। यहाँ 4:45 ये कार्यक्रम है, स्थानीय कार्यक्रम है। यहाँ पर उनका माथुर के परिवार में एक कार्यक्रम है, शादी समारोह कार्यक्रम, उसमें शिरकत करेंगे। और ये जो कार्यक्रम रहेगा 4:30 से 5 बजे तक इसी कार्यक्रम में वो रहेंगे। इसके बाद सड़कपुर सादरी पहुंचेंगे। 5 बजे उनका प्रस्थान करने का कार्यक्रम है। तो इस पूरे दौरे में मैं कह सकता हूँ कि कुछ पार्टी के पदाधिकारियों से मुलाकात होगी, कुछ जनप्रतिनिधियों से मुलाकात होगी और जो स्थानीय कार्यक्रम है उसमें शिरकत करेंगे। आज ही उनका जयपुर वापसी का कार्यक्रम है। करीब 7 बजे तक जयपुर एयरपोर्ट पहुंच जाएंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया लाल सिंह इस तमाम जानकारी के लिए। तो मुख्यमंत्री भुजनलाल शर्मा का आज पाली दौरा प्रस्तावित है, जहां वे सिक्किम के राज्यपाल ओम माथुर की पोती की शादी में शामिल होंगे। तो दोपहर 2 बजे जयपुर एयरपोर्ट से रवाना होंगे मुख्यमंत्री। उसके बाद उदयपुर पहुंचेंगे, जहां पार्टी के नेताओं पदाधिकारियों से मुलाकात करेंगे। उसके बाद उनका पाली जाने का कार्यक्रम है। रणकपुर हेलीपैड पर पहुंचेंगे और वहां कार्यक्रम में शामिल होंगे। राजस्थान में बड़े स्तर पर आईएएस अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। प्रदेश में 48 आईएएस अधिकारियों को इधर से उधर कर दिया गया है। जिन आईएएस अधिकारियों का ट्रांसफर किया गया है उन्हें बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके तहत अखिल अरोड़ा को मुख्यमंत्री भुजनलाल शर्मा का अतिरिक्त मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है और इसके अलावा शिखर अग्रवाल को उद्योग विभाग में अतिरिक्त मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। प्रवीण गुप्ता को एसीएस पीडब्ल्यूडी के साथ अतिरिक्त मुख्य सचिव पर्यटन, कला, साहित्य, संस्कृति और पुरातत्व विभाग में भेजा गया है, जबकि राजस्थान पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष का भी कार्यभार उनको सौंपा गया है। राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण मंडल का अध्यक्ष आलोक गुप्ता को यहां पर बनाया गया है। प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग में दिनेश कुमार को प्रमुख शासन सचिव के रूप में लगाया गया है। तो राजस्थान में बड़े स्तर पर आईएएस के तबादले हुए हैं। तो प्रदेश में 48 आईएएस को इधर से उधर लगाया गया है। आईएएस आलोक गुप्ता अध्यक्ष राजस्थान राज्य प्रदूषण संघ में उनको लगाया गया है। आईएएस दिनेश कुमार प्रमुख सचिव के रूप में लगाया गया है और आईएएस राजेश कुमार यादव को महानिदेशक एचसीएम रीपा की जिम्मेदारी सौंपी गई है। आईएएस गायत्री राठौड़ प्रमुख सचिव चिकित्सा लगाई गई है। प्रदेश में बड़े स्तर पर तबादले किए गए हैं। 48 आईएएस के तबादले यहां पर हुए हैं। आईएएस अखिल अरोड़ा को अतिरिक्त मुख्य सचिव मुख्यमंत्री के रूप में जिम्मेदारी सौंपी गई है। आईएएस शिखर अग्रवाल को एसीएस उद्योग में लगाया गया है। आईएएस प्रवीण गुप्ता को एसीएस पीडब्ल्यू के सचिव नियुक्त किया गया है।
आईएएस आलोक गुप्ता अध्यक्ष राजस्थान राज्य प्रदूषण मंडल में उनको जिम्मेदारी सौंपी गई है। तो राजस्थान में बड़े फेरबदल हुआ है। आईएएस के तबादले यहां पर हुए हैं। 48 आईएएसओ को इधर से उधर किया गया है और सभी को यहां पर बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। बांग्लादेश में भूकंप से भारी तबाही मची है। बांग्लादेश में भूकंप से 10 लोगों की मौत हो गई है, वहीं 100 लोग इसमें घायल हो गए हैं। बांग्लादेश में भूकंप से कई इमारतें क्षतिग्रस्त हो गई है। बांग्लादेश में 5.7 तीव्रता का भूकंप दर्ज किया गया है। तो बांग्लादेश में भूकंप आया है और भूकंप से बांग्लादेश में भारी तबाही मच गई है। भूकंप से 10 लोगों की मौत हो गई है, वहीं 100 लोग इस भूकंप की वजह से घायल हो गए हैं। कई जो बिल्डिंगें हैं वो इस भूकंप के कारण क्षतिग्रस्त हो गई है और भूकंप की तीव्रता 5.7 यहां पर मापी गई है। तो बांग्लादेश में जोरदार भूकंप आया है। भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। भूकंप से यहां पर 10 की मौत हो गई है, 100 लोगों के घायल होने की सूचना सामने आ रही है। भूकंप के कारण कई इमारतें बांग्लादेश में क्षतिग्रस्त हो गई। तो भारी नुकसान यहां पर बांग्लादेश को दिखना पड़ा है भूकंप के कारण और भूकंप की तीव्रता 5.7 मापी गई है। तो बांग्लादेश में जोरदार भूकंप आया, जोरदार यहां पर तबाही मच गई है। भूकंप के कारण 10 लोगों की मौत हो गई है, वहीं 100 लोग भूकंप की वजह से घायल हो गए हैं। कई सारी जो इमारतें हैं वो क्षतिग्रस्त हो गई है। MOPKC पर बने रहे डूंगरी बांध परियोजना को लेकर सचिवालय में मंत्रियों ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की। ग्रामीणों में गांव उजड़ने और आजीविका पर खतरे की चिंता के माहौल के बीच उनको भरोसा दिलाया गया है। पीसी में मंत्रियों ने कहा कि परियोजना से 4.03 लाख हेक्टेयर भूमि सिंचित होगी और उद्योगों और कृषि को पर्याप्त जल मिलेगा। मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि 9 गांवों की 70 से 100% आबादी प्रभावित होगी, लेकिन सरकार पुनर्वास को लेकर पूरी तरह से संवेदनशील है। मंत्री सुरेश सिंह रावत ने कहा कि डूंगरी बांध राज्य के जल प्रबंधन को मजबूती देने वाली अति महत्वपूर्ण योजना है। वहीं मंत्री जवाहर सिंह बेडम बोले कि कुछ लोग राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए किसानों को गुमराह कर रहे हैं। ऐसे में सरकार का दावा है कि परियोजना भी चलेगी और प्रभावितों को हित भी सुरक्षित रहेंगे। हमारी इस सरकार ने, भजनलाल सरकार ने इसको परसू किया। कई बार दिल्ली में मीटिंग हुई, कई बार यहाँ हुई, टेक्निकल रिपोर्ट हुई, वेबकोस के साथ फिर हुई। हमारे सिंचाई मंत्री जी इसमें एक्टिव रोल इन्होंने अदा किया और आपको पूरी जानकारी है कि प्रधानमंत्री जी खुद यहाँ पर दादियाम आए और बड़ी सभा में इसकी घोषणा की। जो मोटी मोटी इसकी लागत आज करीबन 85,000 करोड़ रुपए इस योजना में खर्च होंगे मोटा मोटा। अब इसका कुछ लोग विरोध करने के लिए खड़े हुए हैं। काली सिंह पार्वती का जो पानी है वो व्यर्थ में बह के समुद्र में चला जाता है। काली सिंह, पार्वती और चंबल, इन तीनों के पानी को लिफ्ट करके राजस्थान के 17 जिलों में लाएंगे, जैसा कि आप सभी को विदित है। अगर हाल ही के अंदर जो वर्षा हुई उसके पानी की अगर हम गणना करें तो जो 3500 MCF पानी हमें इस परियोजना में मिलना है, उससे 10 गुना पानी व्यर्थ में बह के समुद्र में चला गया। अगर हम बिशनपुर की बात करें, क्योंकि डूंगरी बांध के अंदर बिशनपुर का ओवरफ्लो का पानी भी वहाँ नहीं जाना है, तो लगभग 100 दिनों से अधिक समय तक बिशनपुर के गेट खुले थे। बिशनपुर 3 बार भर जाए उतना पानी व्यर्थ के अंदर लेके समुद्र में चला गया। तो हमारी भजनलाल जी की जो सरकार है उसका यही उद्देश्य है कि इस अति महत्वपूर्ण परियोजना के माध्यम से राजस्थान के किसानों को पानी मिले, सिंचाई। मैं इस प्रेस के माध्यम से उन तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं कि वो सफेद झूठ बोलकर जनता को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। जो प्लान है राजस्थान सरकार का, जो महती परियोजना है, और उस परियोजना को लागू करने के लिए उन्हीं किसानों ने नांगल में बहुत बड़ी महापंचायत करके पैदल मार्च तक किया था। आदरणीय किरोड़ी लाल जी उसमें शामिल थे कि ERCP लागू होनी चाहिए।
उस डोंगरी बांध बनने पर 9 गांव संपूर्ण और 7 गांव पार्शियली, टोटल 16 गांव प्रभावित होंगे। मैं स्पष्ट कह रहा हूं, उसको लिखा 76-80 गांव नहीं, मात्र 16 गांव प्रभावित होंगे, जिनकी बसावट को विस्थापित करने का प्लान तैयार किया गया है। एक, उन 16 गांवों के लोग जो विस्थापित होंगे उनके लिए उचित जो मुआवजे का जो प्रावधान है वो पूरा मुआवजा राजस्थान की सरकार देगी। इतना ही नहीं, उनकी खातेदारों की जमीन जो परमानेंट जल भराव में रहेगी, उस जमीन के पुनर्भरण का विचार भी राजस्थान सरकार ने रखा। हैदराबाद में पश्चिमी भारत महोत्सव का आयोजन भव्य रूप से हुआ। इस अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े मौजूद रहे। राज्यपाल बागड़े ने राष्ट्रपति निलयम में आयोजित भारत कला महोत्सव में भाग लिया और इसका अवलोकन किया। इस महोत्सव में राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और गोवा की कला, संस्कृति, शिल्प और व्यंजन प्रदर्शित किए गए। राज्यपाल ने इसे देश की संस्कृति और कला का अनुपम समारोह बताया। उन्होंने विभिन्न राज्यों के हथकरघा उत्पादों का अवलोकन किया और ग्रामीण कुटीर उद्योगों के विपणन के महत्व पर यहां पर जोर दिया। इस दौरान तेलंगाना के राज्यपाल जिष्णु देव वर्मा भी उपस्थित रहे। महोत्सव से पश्चिमी भारत की कला और संस्कृति का प्रचार होगा और ग्रामीण उद्योगों को नई पहचान यहां पर मिलेगी। नगर पालिका गरियाबंद में पदस्थ इंजीनियर संजय मोटवानी को एसीबी ने गिरफ्तार किया है। आरोप है कि उन्होंने ठेकेदार अजय गायकवाड़ से काम का बिल पास करने के नाम पर 1 लाख रुपए की रिश्वत मांगी। एसीबी की टीम ने 30,000 रुपए की रकम उनके कब्जे से पकड़ ली है। इंजीनियर अपनी कार की डिग्गी में यह रिश्वत लेकर जा रहे थे और तभी साई गार्डन के पास कार्रवाई हुई। इस गिरफ्तारी से भ्रष्टाचार के खिलाफ एसीबी की मुहिम को बल मिला है। अधिकारियों ने कहा कि इस तरह की अवैध गतिविधियों पर कड़ी कार्रवाई जारी रहेगी और सभी ठेकेदारों और कर्मचारियों को सतर्क रहने की यहां पर चेतावनी दी गई है। और अब भोपाल से खबर है, जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने GIEA एग्जीबिशन सेंटर गोविंदपुरा में आयोजित फेड एक्सपो 2025 में देश विदेश के उद्योगपतियों का स्वागत किया। कार्यक्रम में ताइवान और रशिया के उद्योगपति भी शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश तेजी से विकास की ओर बढ़ रहा है और उद्योग के बिना विकास यहां पर अधूरा है। उन्होंने बताया कि 5,000 एकड़ जमीन नहीं बांटी गई, बल्कि उद्योग लगाने के लिए निवेशकों को आमंत्रित किया गया है। मध्य प्रदेश को अब तक 8 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव मिले हैं, जिनमें से 6 लाख करोड़ का उद्योग जमीन पर स्थापित किया गया है। डॉक्टर मोहन यादव ने भविष्य में औद्योगिक कार्यक्रम और निवेश को बढ़ावा देने का यहां पर भरोसा दिलाया। नरहरपुर में दुधावा में एक बार फिर भालू का आतंक देखने को मिला है। देर रात मोहल्ले के प्रभात यादव के घर में 3 भालू घुस गए, जिनकी वजह से पूरे मोहल्ले में हड़कंप मच गया। भालू ने घर में रखी राशन सामग्री को बर्बाद कर दिया और यह पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। कुछ दिन पहले इसी इलाके में तेंदुए के घुसने की घटना भी सामने आई थी, जिससे मोहल्लेवासियों की चिंता अब और बढ़ गई है। लोग खासकर बच्चों और बुजुर्गों की सुरक्षा को लेकर यहां पर भयभीत है। स्थानीय निवासियों ने कई बार वन विभाग को सूचना दी, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई यहां पर नहीं हुई है। लोगों ने मांग की है कि भालू को जल्द पकड़कर सुरक्षित जंगल में छोड़ दिया जाए। और अब छत्तीसगढ़ से खबर है, जहां दुर्दांत नक्सली हिडमा का सफाया कर दिया गया है। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने इस कार्रवाई पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, राज्य के मुख्यमंत्री और राज्य गृह मंत्री को बधाई दी। जायसवाल ने कहा कि छत्तीसगढ़ में पहले ऐसी परंपरा नहीं थी, लेकिन अब सरकार की मजबूत नीति और सुरक्षा बलों की रणनीति से बड़ा बदलाव दिखाई दे रहा है। उन्होंने बताया कि शांत प्रदेश को अशांत करने वालों को अब कड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। मंत्री ने इसे सुरक्षा बलों के मनोबल और सरकार की दृढ़ इच्छा शक्ति की जीत करार दिया। यह कार्रवाई छत्तीसगढ़ में स्थायी शांति स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। (2026) की डेडलाइन दी
कि नक्सल मुक्त हमारा छत्तीसगढ़ होगा, लाल आतंक का कोई जगह नहीं होगा। और उसी मुहिम में हजारों की संख्या में नक्सली आत्मसमर्पण किए हैं और सैकड़ों की संख्या में उनका इनकाउंटर किया गया है। और इसी कड़ी में हिडमा को हमारे गृह मंत्री जी और हमारे जो पुलिस विभाग के आला अधिकारी उससे बोले भी कि आप सरेंडर करना चाहो तो कर दो, 3 दिन का समय भी दिया गया। इसके बावजूद भी वो सरेंडर नहीं किया। वो सैकड़ों लोगों की हत्या, कई ऐसे नक्सली गतिविधियों को करने में और कई ऐसे निर्दोष और निहत्थे लोगों का जान लेने में उसका हाथ था। और ऐसे दुर्दांत नक्सली हिडमा का अंत हुआ। मैं इसके लिए हमारे पुलिस बल के, हमारे जो बटालियन के सभी नौजवानों को अपनी ओर से। और अब मनेंद्रगढ़ से खबर है, जहां जिला मुख्यालय मनेंद्रगढ़ में इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई। कड़कड़ाती ठंड में नवजात शिशु को झोले पे डालकर सड़क किनारे फेंक दिया गया। सुबह टहलने निकले लोग शिशु के रोने की आवाज सुनकर झोले में उसे पाए और तुरंत सरपंच सोनू किन्नर और स्थानीय लोगों ने मासूम को अस्पताल पहुंचाया, जहां उसे डॉक्टरों की निगरानी में रखा गया है। घटना ग्राम पंचायत चनवाड़ी डांड स्थित डिपो के पास हुई। मौके पर मनेंद्रगढ़ पुलिस जांच में जुट गई है और आरोपी की पहचान के लिए तलाश शुरू कर दी गई है। यह घटना समाज में नवजात सुरक्षा और जिम्मेदारी के महत्व को उजागर करती है। जांजगीर चांपा जिले के कलेक्टर कार्यालय में आज कुछ खास देखने को मिला। शुक्रवार की सुबह कुछ छात्र छात्राएं कलेक्टर से मिली और नवागढ़ की छात्रा दीक्षा सारथी 15 मिनट के लिए प्रतीकात्मक कलेक्टर बनी। इस दौरान दीक्षा ने 3 जनहित संबंधी प्रस्ताव जारी किए, जिनमें डिजिटल फास्टिंग को बढ़ावा, पॉलिथीन मुक्त जिला बनाने और एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पौधों की सुरक्षा सुनिश्चित करना शामिल था। दीक्षा के लिए यह अनुभव बेहद प्रेरणादायक रहा। कलेक्टर जन्मेजय मोहबे ने कहा कि बच्चों को नेतृत्व का अवसर देना जरूरी है, जबकि दीक्षा ने इसे सफलता की दिशा में पहला कदम बताया। दीक्षा अब यूपीएससी की तैयारी में जुटने का लक्ष्य तय कर चुकी है और इस अवसर से उसे नेतृत्व और जनसेवा की प्रेरणा मिली। मैं दूंगा। और आज यूनिसेफ की टीम के साथ बच्चे आए थे, जिन्हें कुछ समय के लिए हमने कलेक्टर के पद पर एक प्रभार के रूप में रखा। और वो एक अवसर था जब वो क्या क्या डिसीजन ले सकते थे और उनकी क्या सोच है। तो बच्चों ने बड़ा इंटरेस्टिंग, जो बच्ची आई थी उसने बड़ा इंटरेस्टिंग 3 बहुत अच्छे यहाँ पे निर्णय और अपील किया जांजगीर की जनता से। पहला उसने ये कहा कि सभी स्कूल और कॉलेज के बच्चे डिजिटल फास्टिंग करें और कम से कम महीने में 1 दिन करें, जिसमें वो अपने परिवार के साथ मिले, स्पोर्ट्स की एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो और लाइब्रेरी से जुड़े, खासकर बुक्स के साथ। और डिजिटल गैजेट से दूर नहीं रहना है, लेकिन 1 आध दिन दूर रहना चाहिए और इससे चेंज देखेंगे वो। दूसरा, उनने प्लास्टिक मुक्त शहर के और प्लास्टिक मुक्त ज़िले के संबंध में कुछ कहा और अपील की। और तीसरा, एक पेड़ माँ के नाम पर जो अभियान चल रहा है, उसमें जिन लोगों ने अपने पेरेंट्स के नाम पे पेड़ लगाए हैं माँ के नाम पे, वो पेड़ सुरक्षित रखें और आगे भविष्य में वो सुरक्षित बना के रखें। और ये अभियान लगातार चलते रहना चाहिए। मैं आज 15 मिनट के लिए कलेक्टर बनी थी और इस पद को ग्रहण करके मेरे को बहुत ही खुशी हुई, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा अनुभव मिला। और मैं इसके लिए बचपन से ही मेरा सपना है कि मैं यूपीएससी करूं और कलेक्टर बनूं और देश की, जिले की सेवा करूं और अच्छे से सभी की सेवा करूं और हमेशा इसके लिए आगे रहूं। मैंने आज मुख्य 3 निर्णय लिए हैं, जिसमें पहला है कि प्लास्टिक का उपयोग बंद करें। प्लास्टिक है जिससे बहुत ज़्यादा प्रभावित हो रहा है। और एक पेड़ माँ के नाम है, उसको हम सुरक्षित रखें। और एक है जो बेमेतरा में अपराध जांच को अब नई रफ्तार मिलेगी। जिले में पुलिस कंट्रोल रूम परिसर में सीन ऑफ क्राइम यूनिट का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर
एसएसपी रामकृष्ण साहू ने पूजा अर्चना और रिबन काटकर यूनिट का उद्घाटन किया। नई यूनिट के शुरू होने से जांच तेज और अधिक वैज्ञानिक होगी। फॉरेंसिक टीम के माध्यम से साक्ष्य समय पर उपलब्ध होंगे, जिससे अपराधियों की शीघ्र गिरफ्तारी संभव होगी। इस मौके पर वैज्ञानिक अधिकारी भारती चंद्राकर, थाना चौकी प्रभारी और पुलिस स्टाफ मौजूद रहे। सीन ऑफ क्राइम यूनिट से संगठित अपराध पर भी सटीक और प्रभावी कार्रवाई होगी। अब बेमेतरा में अपराध जांच को नई दिशा और मजबूती मिलेगी।